बच्चों कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करें पुष्प पादपों में जनन। मैंने ये चैप्टर पार्ट में करवा दिया था, इसके 2 या 3 पार्ट बने हैं, है ना। पर मैं आज आपको ये चैप्टर पूरी एक ही वीडियो में करवाने जा रही हूँ। तो आप ये वीडियो देखना, अपना शॉर्ट रिवीजन होगा। ये 1 शॉर्ट रिवीजन है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्प पादप क्या होते हैं? जिनमें पुष्प उत्पन्न होते हैं पुष्प पादप कहलाते हैं। ठीक है, तो पुष्प पादपों में जनन किस प्रकार का होता है? देखो, पुष्प पादपों में सबसे पहले तो जनन संरचना होती है, पुमंग और जायांग होते हैं, है ना। तो पुमंग क्या होता है? पुमंग नर जननांग अंग होते हैं, और जायांग क्या होता है? ये मादा जननांग अंग होते हैं। ये क्या करता है? पुमंग परागकण या पोलेन गेम, परागकण का समूह होता है, उसे हम पुमंग बोलते हैं। ठीक है, जायांग स्त्री केसर में उपस्थित होता है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ रहे हैं कि पुष्पों में जनन कैसे होता है। सबसे पहले आता है पुष्प लैंगिक संरचना होती है। अब पुष्प लैंगिक संरचना कैसे होती है? जब पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग उपस्थित होते हैं तो उसमें उसको लैंगिक संरचना माना जाता है। लैंगिक संरचना के आधार पर भी पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प को हम बोलेंगे जब नर जननांग अंग और मादा जननांग अंग जब नर जननांग अंग और मादा जननांग अंग अलग अलग पुष्प में उपस्थित होते हैं तो हम उसको एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। द्विलिंगी पुष्प उन्हें बोलते हैं जिनमें नर जननांग अंग और मादा जननांग अंग दोनों उपस्थित हो। एक ही फूल में जब दोनों जननांग अंग उपस्थित होते हैं हम उन्हें द्विलिंगी बोलेंगे, और जब एक पुष्प में एक ही जनन अंग उपस्थित होता है वो तो उन्हें हम एक लिंगी बोलेंगे। ठीक है, तो आवर्त बीजी, सबसे पहले बताओ आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं? ऐसे पादप जिनका फल या बीज बीज ढका होता है। जब हम फल को देखते हैं तो हमें अंदर का बीज दिखाई नहीं देता। सबसे इजी भाषा में बोले हम, आवर्त बीजी पादप क्या होता है? जब हम फल को देखते हैं तो उसका अंदर का बीज हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम आवर्त बीजी पादप कहते हैं। मतलब बीजों के बीज ऊपर आवर्त यानी आवरण का होना। आवर्त बीजी शब्द से समझो बीजों के ऊपर आवर्त का होना आवर्त बीजी पादप कहलाते हैं। ठीक है, और पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं? हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लावर में 2 प्रकार के जनन अंग होते हैं, नर जनन अंग पुमंग और जाया, और जो सहायक अंग होते हैं वो बाह्य दल और दलपुंज होता है। ठीक है, तो पुष्प की संरचना देखो, है ना। ये अपना अंडा वर्तिकाग्र है ना, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये अपनी वर्तिका है, इसको बोलते हैं स्टाई। ये बाह्य दलपुंज है, ये पुष्पासन है जिसपे पुष्प खिलता है। जिस सतह पर पुष्प खिलता है उसको हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन क्या होता है? जिस सतह पर पुष्प खिलता है उसको हम पुष्पासन बोलते हैं। ये बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज के समूह को बाह्य दलपुंज कहा जाता है। अंडक हो गया, जो ये तंतु के समान होते हैं, इनको हम फिलामेंट बोलते हैं, है ना। क्या होता है? जब नर जननांग अंग किसके थ्रू, है ना, जब वायु, मृदा या किसी कीट, पक्षी, स्तनधारी के थ्रू परागकण अपने, देखो द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प में किसी भी वाहक यानी स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होती। उसमें क्या वायु द्वारा, जैसे एक पुष्प है ना, ये एक पुष्प है ना, ये दूसरा पुष्प है। एक ही पौधे पे 2 पुष्प है, इसमें नर जननांग अंग उपस्थित है और इसमें मादा जनन अंग उपस्थित है। तो ये नर जनन अंग डायरेक्ट थोड़ी सी वायु, मतलब हल्की सी वायु के थ्रू ही इस पे पहुंच जाएगा, क्योंकि एक ही पुष्प पे दोनों उपस्थित हैं तो इन्हें स्थानांतरण कीट, पक्षी या स्तनधारियों की आवश्यकता नहीं होती। पर जब एक लिंगी पादप होते हैं उनको तो अपने मादा जनन अंग पर पहुंचने के लिए स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। तो फिर भी अगर वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो हवा के द्वारा उड़ भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वर्तिकाग्र क्या करती है? एक चिपचिपा तरल पदार्थ का श्रावण करती है। चिपचिपा तरल पदार्थ क्या होता है? जैसे ही नर जनन अंग इस पे आता है उसको चिपका लेती है, और जैसे ही चिपकेगी वर्तिकाग्र क्या करेगी? इस पराग नली का निर्माण करती है। पराग नली द्वारा जो परागकण वो अंडाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, इससे आगे वाली प्रोसेस में हम समझेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो, पुष्प की आकार की संरचना, आकार की मतलब बाहर की संरचना। बाहर की संरचना क्या है? सबसे पहले बाहर क्या दिखता है हमें? बाह्य दलपुंज दिखते हैं। बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं? बाह्य दल का जो समूह होता है उसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं ना। फिर आता है दलपुंज, है ना। फिर बाह्य दलपुंज के अंदर दलपुंज होता है, फिर उसके अंदर पुमंग होता है। पुमंग किसे कहेंगे?
परागकण का जो समूह होता है उसे हम पुमंग बोलते हैं। फिर आएगा जायांग। जायांग में कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं? स्त्री केसर होता है, वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका होती है और अंडाशय उपस्थित होता है। ठीक है, अब निषेचन पूर्व संरचनाएं। निषेचन पूर्व संरचनाएं क्या है? ठीक है, ये नोट्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, मैं आज आपको सिर्फ समझाने का काम कर रही हूँ। ठीक है, ये अपना मेरी ये क्लास लेने का यही मोटिवेट है कि मैं आपको अच्छे से समझा दूं। ठीक है, आप सिंगल वीडियो में भी आप पूरा चैप्टर समझ सकते हो। देखो, निषेचन पूर्व संरचना क्या? निषेचन, मेरी बात सुनो आप, परागकण का निर्माण होगा, है ना। परागकण मादा जायांग पर पहुंचेगा कैसे? भाई मादा जनन अंग पे जब उसका निर्माण ही नहीं होगा तो जनन कैसे होगा? तो सबसे पहले क्या होता है? परागकण का निर्माण होता है। और परागकण का निर्माण किसमें होता है? लघु बीजाणुधानी में परागकण का निर्माण होता है। और मादा जनन अंग का निर्माण किसमें होता है? गुरु बीजाणुधानी में मादा जनन अंग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देंगे गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, पुंकेसर क्या होते हैं? लघु बीजाणुधानी में उपस्थित होते हैं पुंकेसर या परागकण, है ना। पुंकेसर क्या होता है? ये एक लंबा पतला डंठल तंतु होता है तथा अंतिम सिरा सामान्य द्विवलित संरचना परागकोश होता है। ठीक है, ये अपनी लघु बीजाणुधानी है, इसका अनुप्रस्थ काट है। ये जो है ये अपना परागकोश द्विपालित है। इसके अंदर जो इसका हमने अनुप्रस्थ काट निकाला, ये है ना, इसके अंदर बीजांड होते हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। और इसके लघु बीजाणुधानी के बाहर की ओर 3 प्रकार की लेयर पाई जाती है, 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। बाह्य कोशिका, अंदर वाली कोशिका, और सबसे अंदर होती है टेपिटम। टेपिटम होती है गुरु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने के लिए, उनको अपरिपक्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक पहुंचाने में पोषण कौन हेल्प करता है? टेपिटम। टेपिटम उनको पोषण प्रदान करती है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी में उपस्थित बीजाणु जनन उत्तर की एकमात्र कोशिका में उपस्थित विभाजन के पश्चात लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी में क्या होता है? लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और एक लघु बीजाणुधानी में 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणुधानियों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी हमेशा 2n होती है, मतलब द्विगुणित होती है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तभी ये जो लघु बीजाणुधानी होंगे वो n होंगे, मतलब अगुणित अवस्था में होंगे। ठीक है, अब आता है अपना परागकण की संरचना। एक लघु बीजाणुधानी, ये अपनी एक लघु बीजाणु, हमने लघु बीजाणुधानी में से एक पार्ट को उठाया, एक पार्ट की संरचना बता रही हूं मैं कि लघु बीजाणुओं को ही परागकण कहते हैं, बीजाणुओं को ही परागकण कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होता है कि ये परागकण क्या पढ़ रहे हैं, परागकण में लघु बीजाणुधानी कहाँ से आ गई। ठीक है, तो हम लघु बीजाणुओं को ही परागकण बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक अनुप्रस्थ काट लिया, उसमें अपरिपक्व, देखो परिपक्व अवस्था में 4 बीजाणुओं का निर्माण हो गया जो n रहेंगे। लघु बीजाणुधानी में जो अपरिपक्व अवस्था में होंगे वो n होंगे। फिर यहाँ से मैंने एक अनुप्रस्थ काट लिया, इसके अंदर क्या होता है? एक अनुप्रस्थ काट हो गया समसूत्री। पहले तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि 2n होगा तब अर्धसूत्री विभाजन होगा, लेकिन जब वो अगुणित हो जाएगा तो हमेशा समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन द्वारा इसमें एक ये कायिक कोशिका के अंदर एक जनन कोशिका उपस्थित होती है ना। बाहर की होती है कायिक कोशिका जो जनन कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है और बहुत से पेप्टिन, सेलुलोज आदि की बनी होती है। तो जनन कोशिकाओं को जब भी आघात लगता है तो ये अपनी सतह पर सहन कर लेती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कायिक कोशिका के अंदर जनन कोशिका होती है और जनन कोशिका 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। तो एक परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। एक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। ठीक है, ये जनन कोशिका, इसके बाहर ये कायिक कोशिका है। कायिक कोशिका के बाहर भी एक अंतःचोल होती है, एक बाह्य चोल होती है जो पेप्टिन और स्पेरोपोलिनिन की बनी होती है। अब आता है अपना बीजाणुविद और युग्मोविद। जब बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी में होता हूँ तब मुझे बीजाणुविद कहते हैं। जब युग्मकों का निर्माण लघु बीजाणुधानी में होता है तो हम उसका युग्मोविद कहते हैं। बीजाणुविद हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि बीजांड हमेशा 2n होता है ना, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है जो हमेशा
सिंगल या अगुणित होता है। अब आता है अपना स्त्री केसर की संरचना। स्त्री केसर की संरचना क्या है? सबसे पहले स्त्री केसर में कौन कौन से, एक तो जायांग होता है ना, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, अपरा यानी प्लेसेंटा, ठीक है, बीजांडधानी, है ना, इसको बोलते हैं वोल। ये स्त्री केसर की संरचना, जो अंदर का भाग, आपने फूल देखा होगा, फूल के ऊपर वो जो बारीक बारीक से लगे होते हैं ना, बूंद बूंद से टाइप, एक वो अपने होते हैं बीजांड, वो पराकण होते हैं, ठीक है। स्त्री केसर की संरचना ये होती है, मैंने बताया था ये वर्तिकाग्र होती है, जो चिपचिपा तरल पदार्थ का स्रावन करती है। जैसे ही चिपचिपा वो पराकण आएगा, इससे चिपक जाएगा। वर्तिकाग्र अंडाशय पराग नली का निर्माण करेगी। जैसे ही कण इसमें प्रवेश करेगा, बीजांड से जनन करेगा, तो इसमें एक बीज का निर्माण होगा जो अंडाशय, जैसे ही निषेचन होगा ये अंडाशय फल में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। और जो प्लेसेंटा है, जैसे फल बनने लगता है, ये इसको पोषण प्रदान करता है, ठीक है। अब बीजांड की संरचना, ये बीजांड पढ़ा हमने, इसकी संरचना पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने बताया था नर जनन अंग या लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणुधानी में होता है, बीजांड का निर्माण या गुरु बीजाणुधानी में होता है। तो मैंने एक ये लिया, इसके अंदर है ना, ये बाहर जो होते हैं, ये जो पत्र होते हैं, ये इनको बीजांड काय बोलते हैं। बाह्य आवरण है ना, अंत आवरण और ये बाह्य आवरण। और जो इस तरफ मैंने ये आवरण नहीं बना रखा, ये खाली जगह, इसको बोलेंगे हम निभाग। और अपना परागकण कहाँ से अंडाशय में प्रवेश करेगा? ये परागकण यहाँ से, नर जननांग अंग कहाँ से आएगा? नर जनन अंग। नर जनन अंग कहाँ से घुसेगा? यहाँ से घुसेगा। और जैसे ही ये घुसेगा, यहाँ की ये जो लेयर होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब दूसरा नर जनन अंग प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये नाभिक हो गया। ये जो तंतुनुमा जिसको बीजांड व्रंथ कहते हैं, ये अपरा जो प्लेसेंटा है, जो बीजांड को पोषण प्रदान करता है। इस बीजांड में 3 तरह की कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 तरह की नीचे होती है, और अंदर की तरफ 2 केंद्रक होते हैं। 3 केंद्रक ऊपर होते हैं बीजांड में, 3 केंद्रक नीचे होते हैं, और बीच में 2 केंद्रक होते हैं। ऊपर वाले केंद्रकों को प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, बीच वाले को ध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं, और जो ये अगल और बगल वाली, इनको सहायक कोशिका बोला जाता है। और जो बीच वाली होती है वो अंड कोशिका होती है, जो मादा युग्मक का निर्माण करती है, ठीक है। अब आते हैं हम गुरु बीजाणु। मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणुओं का प्रक्रम गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। मतलब गुरु बीजाणु धानी में भी 4 गुरु बीजाणुओं का ही निर्माण होता है। और किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और लघु बीजाणुधानी में भी 1 लघु बीजाणुधानी से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, वो भी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आता है अपनी, ये वही है जो 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। भ्रूणपोष। भ्रूणपोष से, अब भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होगा? सहायक कोशिका है। जब नर जनन अंग इस मात्र कोशिका या जनक कोशिका से फ्यूज होगा, तो यहाँ निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, तो बीजांड का निर्माण या भ्रूणकोश का निर्माण होगा, ठीक है। परागकण, अब परागकण कैसे पहुंच सकते हैं? या तो वायु द्वारा पहुंचेंगे, या जल द्वारा पहुंचेंगे, या जीव कारक जैसे कीट जैसे कीट पक्षी हो गए, है ना, फूलों पे बैठते हैं, तो इनके पैरों में ये परागकण चिपक जाते हैं। जब इनके पैरों में ये परागकण चिपक जाते हैं, तो ये कीट एक फूल से दूसरे फूल पर बैठते हैं, तो ये परागकण दूसरे फूल पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगला है अपना द्विनिषेचन, यानी दोहरा निषेचन। मतलब एक अंडाशय में 2 बार निषेचन होना द्विनिषेचन कहलाता है। एक ही भ्रूणकोश में 2 संलयन, यानी 2 बार संलयन होना द्विनिषेचन कहलाता है। देखो, मैंने ये बताया था आपको, ये अंडाशय है ना, ये अंडाशय, यहाँ पे 2 केंद्रक हैं, है ना। मैं आपको इधर पीछे बता रही हूँ इसका द्विनिषेचन क्या होता है, ठीक है। ये अंडाशय है ना, ये अपनी वर्तिकाग्र है। सॉरी रुको, ये पहले वर्तिकाग्र बनाएंगे। ये अंडाशय है अपना, है ना। इसमें 3 कोशिकाएं नीचे होगी, 2 केंद्रक बीच में होंगे, और जो वर्तिकाग्र 3 ऊपर होंगी, है ना। और ये है ना, ये स्टाइल होगी, है ना, ये स्टिग्मा स्टाइल, है ना, ये अंडाशय। अब देखो, यहाँ से जब परागकण आएगा, तो ये स्टाइल क्या करेगी? इससे पराग नली का निर्माण करेगी। पराग नली का निर्माण करेगी, तो ये अंडाशय यहाँ पे ये जनन कोशिकाएं, है ना, ये दोनों तो सहायक कोशिका हो गई,
सहायक कोशिका, ये प्रतिमुख कोशिका होगी जो मैंने आपको बता रखा है, प्रतिमुख कोशिका, है ना। तो इससे जब परागण, मैंने बोला था एक परागण में 2 नरयुग्मक होते हैं, तो एक नरयुग्मक आया, इससे फ्यूज हुआ, तो यहाँ पे 2 केंद्रक हो गए, है ना। एक परागण आया, इससे फ्यूज हुआ, है ना, तो यहाँ पे 3 केंद्रक हो गए, ये 3 केंद्रक हो गए। तो इसको बोलेंगे त्रिसंलयन निषेचन, इसको बोलेंगे त्रिसंलयन निषेचन। और यहाँ पे जो 2 केंद्रक हुए इसको बोलेंगे द्विसंलयन निषेचन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया द्विसंलयन त्रिसंलयन क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो ये अपना द्विसंलयन त्रिसंलयन, यहाँ पे जो निषेचन होगा उसको द्विसंलयन बोलेंगे, और जो यहाँ पे जो निषेचन होगा उसको त्रिसंलयन के। बीच वाला द्वितीय केंद्रक है, ये परागनली है, ये ठीक है। एक परागण में 2 नरयुग्मक होते हैं, एक नरयुग्मक तथा द्वितीय केंद्र के मिलने को त्रिसंलयन कहते हैं। जिसमें 2 केंद्रक और एक नरयुग्मक रहेगा उसको त्रिसंलयन बोलेंगे, और जिसमें एक नरयुग्मक और एक केंद्रक रहेगा उसको द्विसंलयन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो ये सारे नोट्स मैंने बता दिए। सभी आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन होता है। आवर्तबीजी क्या होता है, ऐसे बीज जिनके ऊपर आवर्त होता है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। जनन प्रवस्था पुष्पन के द्वारा ही प्रदर्शित होती है। पादप जैसे ही अपनी कायिक प्रवस्था पूरी कर जनन अवस्था में प्रवेश करता है, तो पादप में सबसे पहले पुष्पकर्म का निर्माण होता है, फिर पुष्प कलिकाएं बनती हैं, जिसके बाद पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प अक्ष या पुष्पावली वृंत पर पुष्पों की व्यवस्था को पुष्पकर्म कहा जाता है। जैसे ही पादप कायिक अवस्था से प्रजनन अवस्था में प्रवेश करता है, जैसे ही पादप कायिक अवस्था जो बचपन की अवस्था होती है, जैसे हम अपनी बाल्य अवस्था बोलते हैं ना, वैसे ही पौधों में कायिक अवस्था बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम अपनी बचपन की अवस्था को बाल्य अवस्था बोलते हैं, वैसे ही पौधों में बाल्य अवस्था को कायिक अवस्था कहा जाता है। तो प्रजनन अवस्था में प्रवेश करता है, मतलब जनन अवस्था में प्रवेश करता है, तो पत्तियों का विभजोतक पुष्प विभजोतक, जिससे फ्लोरल प्लाइमोडिया कहते हैं, में बदल जाता है। ये जो विभजोतक है धीरे धीरे जनन क्षमता, जैसे जैसे पौधे की जनन क्षमता बढ़ती है या जनन क्षमता जनन अवस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो विभजोतक उत्तक फ्लोरल प्लाइमोडिया में बदल जाता है। इस दौरान होने वाले हार्मोन क्यों बदल जाता है, क्योंकि जब जनन अवस्था में प्रवेश करेगा तो उसमें हार्मोनों की जरूरत होती है। जैसे मैं बोलूँ बाल्य अवस्था में जो लड़के होते हैं बाल्य अवस्था में, उनकी आवाज पतली होती है ना, पतली होती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होते जाते हैं, उनमें दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, उनके आवाज में भारीपन होने लगता है। वो किसके कारण होता है, हार्मोनल के कारण। हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है, तो उनकी आवाज भी भारी होने लगती है ना। और दाढ़ी मूछें आना, ये रचनात्मक परिवर्तन भी होने लगता है। इसी प्रकार हमारे पुष्पों में भी ऐसा ही होता है। अपना लास्ट टॉपिक है असंजनन और बहुभ्रूणता। असंजनन किसे कहते हैं, जब बिना निषेचन के, ऐसे तो हम निषेचन से फल का निर्माण कर देते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे में जैसे मधुमक्खी का उदाहरण पढ़ा था अपने अगले चैप्टर में। मधुमक्खी क्या करती है, बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण कर लेती है, तो उसे भी हम एक प्रकार का असंजनन ही बोलेंगे, है ना। ठीक है, असंजनन में बिना निषेचन के बीज का बनना असंजनन कहलाता है, जिसमें अंड कोशिका बिना निषेचित हुए युग्मनज का निर्माण कर देती है। ठीक है, ये हमारा असंजनन कहलाता है। अब आता है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या होता है, इसमें बहुभ्रूणता में क्या होता है, युग्मनज उपस्थित ही नहीं होता है। बीजांड के अंदर नर जनन कोशिका उपस्थित नहीं होती, इसीलिए बीजांडकाय स्वयं विभाजित होकर एक से अधिक बीजों का निर्माण कर देता है, उसे हम बीजांडकाय बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये नर जनन कोशिका उपस्थित नहीं होगी। जो ये बाहर वाला आवरण है, ये विभाजित होकर एक से अधिक बीजों का निर्माण कर देता है, जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे हम संतरे में देखते हैं, क्या संतरे में एक से अधिक बीज निकलते हैं, जैसे नींबू में है, तो इनमें बहुभ्रूणता, इनका जो अंडाशय का पार्ट होता है ना, वो ही विभाजित होकर
बीजांडकाय का जो पार्ट होता है वही विभाजित होकर एक से अधिक बीजों का निर्माण कर देता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हुआ कंप्लीट। हमने इसको शॉर्ट में पढ़ा। मैं अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इनको पार्ट में पढ़वा भी रखा है और नोट्स बनवा रखे हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे पढ़ना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बना के दूंगी, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ते चलना है, ठीक है। थैंक यू।